राजस्थान की सियासत। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असली कहानी, असली लड़ाई तो वो जातियों के समीकरण, बदलते गठबंधनों और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। तो चलिए, आज हम नागौर के चुनावी रण क्षेत्र में उतरते हैं और इस असली खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम राजस्थान के सियासी ताने बाने को समझेंगे। फिर हम सीधा चलेंगे नागौर, जहां एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक नया पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट उभर रहा है। फिर थोड़ा चुनावी शोर से दूर जमीनी हकीकत पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि राजस्थान का भविष्य किस ओर जा रहा है। तो किसी भी जगह की आज की राजनीति को समझने के लिए ना थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, इतिहास में। ये देखना जरूरी है कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी जड़ें हैं जिन्होंने सदियों से राजस्थान की सियासत को एक खास शक्ल दी है। और देखिए, ये जो बात कही गई है ना, गहरी जड़ों वाली सामंती संरचना, असल में यही राजस्थान की पूरी राजनीति का निचोड़ है। यही वो वजह है कि यहाँ पर सियासी बदलाव की रफ्तार इतनी धीमी है, इतनी धीमी कि आसपास के राज्यों में ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। असल में ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो सत्ता को कुछ खास परिवारों और समुदायों में, समझिए कि, कैद करके रखती हैं। और जब ऐसी दीवारें हों तो नए नेताओं का उभरना या जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव लाना अपने आप में एक बहुत बहुत मुश्किल काम बन जाता है। तो ये जो सारी पुरानी ताकतें हैं, ये जो पूरा सियासी ढांचा है, इसका असली टकराव, इसका सबसे बड़ा अखाड़ा अगर आज कहीं बना हुआ है तो वो है नागौर। जी हाँ, नागौर का संसदीय क्षेत्र। चलिए अब जरा इस महामुकाबले को नजदीक से देखते हैं। देखिए, 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ मिलकर ज्योति मिर्धा को हराया था, जो तब कांग्रेस में थी। और आज सब कुछ, मतलब सब कुछ 180 डिग्री घूम चुका है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये तो सियासत की बिसात का पूरी तरह से पलट जाना है। और ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के। अब 2024 में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ हैं और ज्योति मिर्धा बीजेपी के साथ। जो आमने सामने थे वो आज एक दूसरे के सहयोगी की जगह पर खड़े हैं। कमाल की अदला बदली है। तो मैदान में जो दो मुख्य खिलाड़ी हैं वो कौन है? एक तरफ है बीजेपी की ज्योति मिर्धा, जिनका एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, कांग्रेस की विरासत से आती हैं। और दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल, एक जबरदस्त जाट नेता जो किसानों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। उन्हें किसानों का मसीहा तक कहा जाता है। तो चलिए अब जरा हनुमान बेनीवाल पर फोकस करते हैं। आखिर वो इस पुरानी व्यवस्था को कैसे चुनौती दे रहे हैं? वो कौन सा नया सियासी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जिससे नागौर की राजनीति में इतनी हलचल है? बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय मुद्दों को जमीन से जोड़ना, जैसे ये अग्निपथ योजना का मुद्दा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सिर्फ 25% को नौकरी मिलेगी तो बाकी 75% नौजवानों का क्या होगा। ये सवाल सीधा उन जाट परिवारों के दिलों में उतरता है जिनके बच्चे सेना में जाने का सपना देखते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। पहले कृषि कानूनों का खुलकर विरोध किया, फिर जब बात नहीं बनी तो बीजेपी का गठबंधन ही छोड़ दिया। लगातार युवाओं को अपनी पार्टी से जुड़ा और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर जोर जोर से आवाज उठाई। ये सब एक सोची समझी चाल है। तो बेनीवाल का चुनावी गणित क्या है? उनका दावा है कि 70% जाट, 100% मुस्लिम और 70% वंचित समुदाय उनके साथ है। अब सोचिए, अगर ये समीकरण जमीन पर वाकई काम कर गया तो ये नागौर की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। ठीक है, ये तो हुई नेताओं और उनकी रणनीतियों की बात, लेकिन इन सब से परे आम वोटर के लिए, गांव में रहने वाले एक आम इंसान के लिए असल मुद्दे क्या हैं? चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और नागौर के गांव गवाड़ों की हकीकत को देखते हैं। 2011 के जनगणना के ये आंकड़े देखिए। पुरुष साक्षरता 72% से ज्यादा है और वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 37%। ये कितना बड़ा अंतर है! ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अवसरों का, सपनों का अंतर है। ये वो जमीनी सच्चाई है जिससे लोग हर रोज जूझते हैं। और ये नंबर देखिए, 400 रुपए। ये लाडनू नागौर में एक पानी के टैंकर की कीमत है। जरा सोचिए, जब पीने के पानी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े तो फिर राजनीति के जो बड़े बड़े वादे होते हैं वो कितने खोखले लगने लगते होंगे।
और लाडनू के ही एक निवासी राजेंद्र जैन कहते हैं, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो पानी की समस्या का समाधान करेगी। ये एक लाइन कई लोगों के मन की बात है। उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है, ये नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। और ये देखिए कितना दिलचस्प है, एक ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, उनके लिए नौकरियां और पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। वहीं एक गोटा पट्टी की दुकान वाले हैं, वो 50 साल से हो रही अनदेखी से नाराज हैं और बेनीवाल को मौका देना चाहते हैं। मतलब नागौर में कोई एक हवा नहीं है, हर वोटर की अपनी वजह है, अपनी कहानी है। तो हमने नेताओं की बड़ी रणनीतियों को भी देखा और गांव की छोटी छोटी सच्चाइयों को भी। अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन सब का राजस्थान के आने वाले कल के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? सच तो ये है कि नागौर की ये जो जंग है ना, ये पूरे राजस्थान की कहानी कहती है। एक तरफ है पुरानी विरासत वाली राजनीति, तो दूसरी तरफ है उसे चुनौती देता हुआ बदलाव। एक तरफ है राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव, तो दूसरी तरफ है पानी और नौकरी जैसी स्थानीय जरूरतें। एक तरफ है पारंपरिक जातीय वोट बैंक, तो दूसरी तरफ बन रहे हैं नए नए सामाजिक गठबंधन। तो सवाल ये है कि क्या ये राजस्थान में एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर ये उसी पुरानी किताब का बस एक और पन्ना है? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन शायद इसका पहला संकेत हमें नागौर के नतीजों से ही मिल जाए।